हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी SGNR की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश सहारण, जनरल साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसी श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने बाह्य श्वसन पे बातें कंप्लीट की थी कि आउटर रेस्पिरेशन कैसा होता है, जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा श्वसन तंत्र का क्रम देखा था। नेजल पोर्स क्या होते हैं, यानी नासा छिद्र, नासा गुहाएं, ग्रसनी, फिर कंठ, श्वास नाल और लास्ट में लंग्स यानी फेफड़े। यानी आउटर रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट किया था। टॉपिक का नाम श्वसन तंत्र चल रहा था हमारा, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। और श्वसन तंत्र में हमने पहला पॉइंट क्लियर किया, बाह्य श्वसन, आउटर रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन के बारे में बात कंप्लीट की थी, आउटर रेस्पिरेशन क्या होता है। और इसमें हमने देखा था कि श्वास नाल आगे आके तो फूली हुई स्ट्रक्चर में बदल जाती है, कहलाते हैं लंग्स यानी फेफड़े। ये श्वास नाल दोनों तरफ दो बड़े भागों में श्वसनी कहलाती है, ब्रोंकाई, और ये आगे छोटी शाखाओं में बदलते हुए अंत में एक फूली हुई स्ट्रक्चर में बदलती है, एक पोट मटके नुमा संरचना में बदलती है, और यही कहलाती है कुप्पिकाएं। क्या कहलाएगी? कुप्पिकाएं, एल्वोलाई। क्या कहलाएगी? कुप्पिकाएं यानी एल्वोलाई। ये फूली हुई स्ट्रक्चर में बदलती है, कुप्पिकाएं कहलाएगी, एल्वोलाई कहलाएगी। यहां तक पढ़ा था कि एनवायरनमेंट से, वातावरण से O2 ऑक्सीजन को कैप्चर, ग्रहण करके कुप्पिकाओं तक लेके जाना, यानी कुप्पिकाओं में भरना, तथा कुप्पिकाओं में भरी CO2 को, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसी को एनवायरनमेंट में छोड़ना। ये पूरा का पूरा तंत्र जो होता है, श्वसन होता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। यानी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके, हम कह सकते हैं सभी गैसें, लेकिन उसमें मेनली ऑक्सीजन ग्रहण करके कहाँ तक लेके जाना? कुप्पिकाएं तक। जो कुप्पिकाएं उनमें भरना, तब कुप्पिकाओं में जो CO2 भरी होती है उसको वातावरण में छोड़ना। ये पूरा प्रक्रम जो होता है वो क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन के बाद में सेकंड चरण चलता है आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। 2 नंबर पे आएगा आंतरिक श्वसन। इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है। बाह्य श्वसन से ही आगे जुड़ा हुआ भाग कौन सा? आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये जो एल्वोलाई कुप्पिकाएं हैं, यानी ये जो एल्वोलाई कुप्पिकाएं जो बनी हुई है, ये थी एल्वोलाई कुप्पिकाएं। इसमें हमने लाके भरी O2, और इसमें क्या होती है? CO2। इसी एल्वोलाई कुप्पिकाओं के साथ ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं लगी होती है, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स लगी होती हैं। ध्यान देना, इसी कुप्पिकाओं के साथ क्या है? RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। एरिथ्रोसाइट है ये RBC। यहां से जो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू होती है 21%। RBC में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 17। ये 21 से ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? 17%, यानी RBC के पास चली जाएगी। और RBC में CO2 की मात्रा, जो CO2 है, इसकी मात्रा होती है 4%, जबकि इसमें कितनी होती है? 0.03%। 4% से CO2 किस में बढ़ दी जाएगी? कुप्पिकाओं में, और यहाँ से O2 किस में बढ़ जाएगी? RBC के अंदर। यानी गैसों का एक्सचेंज ब्लड और कुप्पिकाओं के मध्य होता है।
जो गैसें हैं उनका एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, कोशिकाएं और रक्त यानी ब्लड के मध्य एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे यहाँ से O2 कहाँ जाएगी, RBC। अब ये RBC चलती है, क्या चलती है, यहाँ से RBC ऑक्सीजन लेके चली, कौन सी, RBC क्या लेके चल रही है, O2 ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू 21% है। यहाँ से ये चली, क्या चल रही है, RBC क्या लेके, O2 ऑक्सीजन। ये जाएगी हर एक सेल के पास, कोशिका के पास या टिश्यू ऊतकों के पास। सेल और टिश्यू के पास जाती है RBC, और इस सेल को अगर O2 की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ये RBC यहाँ पे पहुँची, इस RBC के पास O2 की अमाउंट क्या है, ज़्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा। ये O2 इस सेल को दे दी जाएगी, कोशिका को दे दी जाएगी, और इस कोशिका में जो CO2 बनी होती है वो यहाँ से RBC में भर दी जाती है। ध्यान देना, कोशिकाओं के और RBC के मध्य क्या होगा, ऑक्सीजन कहाँ भरी जाएगी, RBC में, CO2 RBC से किस में भरेंगे, कोशिकाओं में। यही RBC जब सेल कोशिका के पास जाती है तो इस ऑक्सीजन को कहाँ भर दिया जाता है, कोशिकाओं के अंदर, सेल के अंदर। तो सेल में जो CO2 थी उसको कहाँ भर दिया जाएगा, RBC के पास, यानी ब्लड के। अब यहाँ से ये RBC वापस चलती है, क्या चली, RBC रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पेट्स, क्या लेके चल रही है, CO2, यानी CO2 की परसेंटेज वैल्यू यहाँ कितनी है, 4% है। जो 0.03% थी, अब CO2 वापस जाते टाइम कितना परसेंट है, 4% है। अब ये RBC चल रही है, इसके पास क्या है, CO2 की अमाउंट ज़्यादा है, यानी ये RBC आई इस कोशिका के पास, RBC, और इस RBC के पास क्या है, CO2 की अमाउंट ज़्यादा है। ये CO2 इसमें फिल कर दी जाएगी कोशिकाओं में, और कोशिकाओं से O2 फिर क्या भर दी जाएगी, RBC। ये RBC फिर चलेगी क्या लेके, O2 लेके, कहाँ जाएगी, सेल यानी कोशिका। सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि एल्वोलाई जो कोशिकाएं होती हैं उनसे O2 को ब्लड में भरना, ब्लड उसको कैरी करके, वहन करके कहाँ लेके जाती है, हर एक सेल के पास, O2 कोशिका को दे दी जाती है, कोशिकाओं में बनी CO2 को ब्लड यानी रक्त यानी RBC में भर दिया जाता है, और RBC वापस कहाँ आती है, कोशिका, और ये CO2 को कहाँ भर देती है, कोशिका, और इसे फिर उच्च श्वसन के द्वारा CO2 को वातावरण में छोड़ देती है। तो कोशिकाओं से O2 को, ऑक्सीजन को ग्रहण करके सेल कोशिका तक लेके जाना तथा कोशिकाओं में बनी CO2 को कोशिका इसी RBC के द्वारा कोशिकाओं में भरना, ये जो पूरा का पूरा प्रक्रम होता है यही कहलाता है हमारा आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा ये, आंतरिक श्वसन, इंटरनल। वैसे ध्यान दीजिए, ये RBC इसके थ्रू ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है बहुत कम होता है। प्लाज्मा जो होता है हमारा ब्लड के अंदर, दो भाग, एक प्लाज्मा और एक रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। वो प्लाज्मा भी इस O2 CO2 को कैरी करता है। प्लाज्मा के द्वारा भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के रूप में O2 और CO2 का क्या होता है, यहाँ से एक्सचेंज होता है, वो एक से दूसरी कोशिकाओं तक और कोशिकाओं तक उसको लेके जाया जाता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो ये था आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। आंतरिक श्वसन के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ पहुँच चुकी है, सेल के पास, कोशिका के पास। किसके पास, सेल यानी कोशिका। अब तीसरा चरण स्टाप होता है जिसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन को कहाँ लेके पहुँच गए हम, इसी सेल कोशिका के अंदर, और यहाँ अब तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेकंड स्टेप आंतरिक श्वसन के अंदर अब कोशिकाओं से यानी एल्वोलाई से O2 को कैप्चर, ग्रहण करके किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, RBC के थ्रू कहाँ लेके जाना, हर एक सेल के पास। तो सेल में बनी CO2 को कहाँ छोड़ना, कोशिकाओं के पास। ये पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। तीसरा स्टेप होता है जिसका नाम होता है कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे
संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थर्ड स्टेप जो होता है वही होगा कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे ही ऑक्सीजन कोशिका के पास पहुंचती है, ये सेल और सेल के अंदर सेल में क्या पहुंची? O2 ऑक्सीजन। सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। सेंटर में होगा न्यूक्लियस, यहाँ सेल ऑर्गन्स, ये जो भरा हुआ द्रव है तो वो जीव द्रव्य कहलाता है, साइटोप्लाज्म। और यहीं पे स्टार्ट होता है श्वसन का तीसरा चरण, जिसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन के अंदर ध्यान देना, कोशिकीय श्वसन 3 पदों में या चरणों में 3 पदों में संपन्न होता है। पहले तो श्वसन के 3 स्टेप थे, पद थे, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन। अब कोशिकीय श्वसन के 3 चरण होते हैं। कोशिकीय श्वसन के कितने चरण? 3 चरण। अब वो तीनों चरण देखते हैं कौन कौन से होते हैं। और पहला चरण चलते हैं कि कोशिकीय श्वसन के अंदर पहला चरण कौन सा? कोशिकीय श्वसन में ही पहला स्टेप आएगा और उसी का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसी कोशिकीय श्वसन का पहला स्टेप नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कौन सा? ग्लाइको। ग्लाइको का अर्थ होता है ग्लूकोज, लाइसिस का अर्थ होता है अपघटन, यानी यहाँ ग्लूकोज को क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। ध्यान देना, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का होता है। ग्लूकोज कितने का? 6। इसी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज टूटेगा और किसमें? पायरुविक एसिड में बदलता है। अंतिम पदार्थ कौन सा बनेगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का? अगर हमसे पूछा जाए एक ग्लूकोज के अपघटन से ग्लाइकोलाइसिस में कितने अणु पायरुविक एसिड बनते हैं, तो 2 अणु पायरुविक एसिड के बनेंगे। कितने अणु बनते हैं? 2 अणु पायरुविक एसिड के, क्योंकि ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का एक पायरुविक एसिड, फिर 3 कार्बन का दूसरा पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज के अपघटन से ग्लाइकोलाइसिस में कितने अणु पायरुविक एसिड के बनते हैं, तो कितने बनेंगे? 2 अणु। 2 अणु 3-3 कार्बन के पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, ध्यान देना, ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों में संपन्न होती है। हम श्वसन के 2 प्रकार पढ़ के आए थे, ऑक्सी श्वसन व अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन दोनों में संपन्न होती है। दोनों में संपन्न। ऑक्सी श्वसन में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है, अनॉक्सी श्वसन में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा। यही ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है, इस ग्लाइकोलाइसिस में न तो O2 का यूज किया जाता, O2 का उपयोग किया जाता। इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में न तो ऑक्सीजन का उपयोग होगा, किया जाता है, और न ही CO2 का, तथा न ही CO2 का निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन का ही उपयोग नहीं करेंगे तो CO2 का निर्माण भी नहीं होता है। न ही CO2 का निर्माण होता है, न तो ऑक्सीजन का यूज, और जब ऑक्सीजन का यूज ही नहीं करेंगे, उपयोग ही नहीं करेंगे, तो CO2 का निर्माण भी, तभी तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनेगा? पायरुविक एसिड। ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, ये 10 अभिक्रियाओं के द्वारा, इसमें 10 अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। टोटल अभिक्रिया कितनी होती है इसके अंदर? 10।
ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में नहीं बदलता है, ये नहीं कि ग्लूकोज सीधा ही पायरुविक एसिड में बदल गया। इसमें 10 स्टेप होते हैं, 10 अभिक्रियाएं चलती हैं, एक एक स्टेप एक एक अभिक्रिया होती है इसके अंदर। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है। तो ऐसे अनेक स्टेप चलते हैं इसके अंदर, पद चलते हैं। तो उन अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न इन 10 अभिक्रिया के दौरान ध्यान देना, 10 अभिक्रिया में हमें क्या चाहिए, अनेक एंजाइम, अनेक क्या चाहिए यहाँ पे, एंजाइम व आयनों की आवश्यकता, आयनों की रिक्वायरमेंट होती है, आयनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अभिक्रिया संपन्न कराएंगे तो अपने आप तो अभिक्रिया होगी नहीं, इसमें अनेक आयन व एंजाइमों की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान देना, आयनों के अंदर मुख्य आयन ध्यान देना, आयन में मुख्य आयन कौन सा होता है, मुख्य आयन मैग्नीशियम +2 होता है। कौन सा, Mg मैग्नीशियम +2 आयन मुख्य होता है कि ये हमें मेन रिक्वायरमेंट होता है। बहुत सारे एंजाइम चाहिएंगे, बहुत सारे आयनों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आयनों में भी मुख्य आयन कौन सा, मैग्नीशियम +2 होता है। कौन सा, Mg+2 मैग्नीशियम +2 आयन अति आवश्यक होता है, मेनली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। 10 अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होगा, अनेक एंजाइम और आयनों की क्या होती है यहाँ पे रिक्वायर। इसी ग्लाइकोलाइसिस की जो खोज की गई थी ना, खोज की गई थी जर्मनी के 3 वैज्ञानिकों, खोज करने वाले जर्मनी के 3 वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, जर्मनी के 3 वैज्ञानिक थे, और उन वैज्ञानिकों के नाम सुनो। 3 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था एमडन, एक का नाम था मेयरहोफ, एक का नाम था पार्नस। एमडन, मेयरहोफ, पार्नस ने खोज की थी। फिर क्या सुनो, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया चलती है, ये पूरा प्रक्रम चलता है, उसकी खोज किसने की, तो एमडन, मेयरहोफ, पार्नस नामक है। कौन से थे, एमडन, मेयरहोफ और पार्नस नामक साइन, इन्हीं का शॉर्ट नाम होता है EMP। इसी कारण से ग्लाइकोलाइसिस को EMP साइकिल या EMP चक्कर भी कहा जाता है। हमसे पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रम होता है, उसका अन्य नाम क्या होता है, उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाएगा EMP साइकिल या EMP चक्कर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस ग्लाइकोलाइसिस को खोज की थी एमडन, मेयरहोफ, पार्नस ने। इसी कारण से इसे EMP, एमडन, मेयरहोफ, पार्नस साइकिल या चक्कर भी कहा जाता है। तो ध्यान देना, हमने एमडन, मेयरहोफ, पार्नस ग्लाइकोलाइसिस का ही दूसरा नाम होता है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। ये ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ध्यान देना, कुल 4 ATP का निर्माण होता है। ATP बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 4 ATP का क्या होता है निर्माण, 4 ATP का क्या होगा निर्माण होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 4 ATP का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। कहाँ पर, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। लेकिन इसी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान 2 ATP क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, एनर्जी है। 2 ATP का क्या किया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। 2 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उपयोग कर लिया जाएगा। कहाँ पर, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। तो हमें शुद्ध लाभ के रूप में कितनी ATP मिलती है, इंपॉर्टेंट है कि हमें शुद्ध लाभ के रूप में कितनी ATP, इसी ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध लाभ के रूप में, शुद्ध लाभ कितनी ATP का तो 2 ATP का। शुद्ध लाभ कितना ऊर्जा हुआ, 2 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 2 अणु ऊर्जा के हमें प्राप्त हुए। नॉर्मल सी बात है, टोटल ये जो 10 अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें 4 ATP का निर्माण हो रहा है, 4 ATP बन रही है। लेकिन इन अभिक्रियाओं में 2 ATP 2 अणु ऊर्जा के तो उपयोग कर लिए जाते हैं। टोटल 4 बने थे, 2 का उपयोग कर लिया, तो हमारे पल्ले कितना रहा, 2 ATP। हमारे पास कितनी ऊर्जा रही, 2। उस कोशिका के पास कितनी ऊर्जा रही, 2 अणु ऊर्जा के रहे। कितने अणु, केवल 2 अणु ऊर्जा के, यानी बहुत कम ऊर्जा प्राप्त हुई। कितनी, बहुत। ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है,
ये जीव द्रव्य में संपन्न होता है। किसमें संपन्न होती है? जीव द्रव्य में। साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य के अंदर संपन्न होती है। कहाँ पे संपन्न होगी? जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होगी। जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है। कहाँ पे? जीव द्रव्य या कोशिका। ये थी सेल, सेंटर में न्यूक्लियस केंद्रक। यहाँ का जो लिक्विड होता है वो कहलाता है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ का जो लिक्विड होगा वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो यहां पे प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। होगी किस किस के अंदर? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया ऑक्सीशोषण में भी होती है, अनऑक्सीशोषण में भी होती है। यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे उनमें भी ग्लाइकोलाइसिस होता है, और जो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करेंगे उनके अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में न तो ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे और न ही CO2 का निर्माण। जब O2 का उपयोग ही नहीं हो रहा तो ऑक्सीशोषण में भी होगी और अनऑक्सीशोषण में भी, लेकिन दोनों के उत्पाद अलग अलग बनते हैं। दोनों ही प्रक्रिया के अंदर उत्पाद अलग अलग। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अगर ऑक्सीशोषण है तो उत्पाद कौन सा बनता है? पायरुविक एसिड, जो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। हमसे पूछा जाए एक ग्लूकोज के अपघटन से कितने अणु पायरुविक एसिड के बनते हैं, तो 2 अणु पायरुविक एसिड के बने। कितने बनेंगे? 2 अणु किसके बनते हैं? पायरुविक एसिड के बनते हैं। कितने अणु केवल है? 2 अणु किसके बनेंगे? पायरुविक एसिड के बनते हैं। तो ये चीजें ध्यान देनी है। ग्लूकोज जो 6 कार्बन का होता है, इसी के अपघटन से पायरुविक एसिड के कितने कार्बन बने? 3 कार्बन के 2 अणु का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है? जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर, ये जीव द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस टोटल कितनी अभिक्रियाओं से संपन्न होता है? तो 10 अभिक्रियाएं चलती है इससे। ग्लाइकोलाइसिस में अभिक्रियाओं की संख्या कितनी होगी? 10। इन अभिक्रियाओं के दौरान जो 10 अभिक्रिया चलती है, इससे अभिक्रियाओं को कंप्लीट करवाने में, संपन्न करवाने में अनेक एंजाइमों और आयनों की आवश्यकता होती है। बहुत सारे इसमें एंजाइम चाहिए और बहुत सारे क्या चाहिए? इसमें आयन चाहिए। एंजाइम और आयन कौन कौन से आवश्यक होते हैं वो ध्यान देना कि एंजाइम बहुत सारे होते हैं, आयन भी बहुत सारे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आयन जो होता है वो होता है Mg+2। मैग्नीशियम +2 की यहाँ क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा यहाँ पे आवश्यकता होती है। किसकी? Mg+। अगर पूछा जाए कौन सा आयन चाहिए, तो मुख्य आयन लिख देता हूँ मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। मुख्य आयन कौन सा होगा? मैग्नीशियम होगा। कौन सा? लेकिन अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम में भी कौन सी आयनित अवस्था होती है, कौन सी आयनित अवस्था कौन सी होगी मैग्नीशियम के अंदर, तो ध्यान देना मैग्नीशियम के अंदर जो आयनित अवस्था होगी वो कौन सी? मैग्नीशियम +2 के रूप में होती है। मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाएगा? +2 के रूप में पाया जाएगा, तो वो ही मैग्नीशियम। इसकी खोज किसने किसने की थी? तो जर्मनी के 3 वैज्ञानिक थे, एम्डन, मेयरहोफ, पार्नस। तीनों वैज्ञानिकों के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया? EMP साइकिल या EMP चक्कर। एम्डन, मेयरहोफ, पार्नस साइकिल या चक्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? एम्डन, मेयरहोफ, पार्नस साइकिल या चक्कर कहेंगे। किसको? इसी। कुल कितनी ATP का निर्माण होता है? तो 4 ATP का यहाँ क्या होगा? निर्माण। 2 ATP का इन अभिक्रियाओं के दौरान क्या किया लिया जाता है? उपयोग कर लिया है। इसलिए शुद्ध लाभ के रूप में कितनी ATP का निर्माण होता है, कितनी हमें प्राप्त होती है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान कुल कितनी ATP का हमें लाभ है या कितनी ATP हमारे लिए उपयोगी है? तो उपयोगी के रूप में कितनी ATP होगी? केवल 2 ATP ही होती है। कितनी? 2 ATP। ये ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों में संपन्न है, न तो O2 का यूज और न ही CO2 का निर्माण होता है। इसलिए ऑक्सीशोषण में भी है, अनऑक्सीशोषण में भी। अनऑक्सीशोषण के अंदर उत्पाद अलग बनते हैं इनके अंदर, वहाँ लैक्टिक एसिड बनेगा या एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, लेकिन ये ऑक्सीशोषण है और ऑक्सीशोषण का उत्पाद कौन सा बनेगा? पायरुविक एसिड बनता है। कौन सा बनेगा? पायरुविक एसिड। कब? जब ऑक्सीशोषण होगा तो ग्लूकोज का अपघटन होगा। संपन्न कहाँ? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के अंदर। एम्डन, मेयरहोफ, पार्नस ने इसकी खोज की थी, इसी कारण से EMP साइकिल या EMP चक्कर कहा जाता है। किसको? इसी ग्लाइकोलाइसिस को। तो ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम क्या होता है? ये। तो ध्यान दीजिए, हमने पहले
को आंतरिक श्वसन पढ़ा था, जहाँ पर कि हमारे कुप्पिकाओं एल्वोलाई से O2 को ग्रहण करके कहाँ तक लेके जाना, कोशिका तक लेके जाना, तथा कोशिका में बनी CO2 को कहाँ तक लेके आना, पूरा उस कुप्पिकाओं तक लेके आना। ये प्रक्रिया जो थी वो क्या कहलाती है, आंतरिक श्वसन। जैसे ही ऑक्सीजन कोशिका के पास पहुंचती है, वहाँ थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है, जिसका नाम होता है कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन सा, कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर श्वसन स्टार्ट हो गया, अब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, अब कोशिका उस ऑक्सीजन का उपयोग करेगी और आगे की प्रक्रिया करेगी। लेकिन इस कोशिका श्वसन को भी 3 भागों में बांट दिया हमने। कितने भागों में, 3। पहला कौन सा भाग, ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का अपघटन। दूसरा स्टेप आएगा क्रेब्स साइकिल, कौन सा, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर। और तीसरा आएगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र आएगा। कौन सा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये था हमारा कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस का प्रक्रिया। कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस। आगे की क्लास के अंदर हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, फिर ETS क्या होती है उस पर बात करेंगे, यानी कोशिकीय श्वसन के जो 3 चरण है उनको कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए ग्लाइकोलाइसिस तक ही रखते हैं। तो आप सभी एक बार फिर से वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।